तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारी आज की कहानियाँ बहुत ही स्पेशल होने वाली है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन कहानियों को एक बार पूरा अंत तक ज़रूर सुनें। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ तो आप कहानियाँ सुनने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आपको वहीं मिलूँगा। बाकी दोस्तों जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम सोमा है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं मेरे घर के पास ही घटी एक घटना। मैं असम में तेजपुर से हूं। हमारे एक चाचा रहते हैं। उनकी उम्र लगभग 29 साल है। वैसे पेशे से वो ट्रक चलाते हैं। एक रात की बात है, चाचा और उनका साथी सुनसान रास्ते से जा रहे थे। जाते समय उनको रास्ते पे फ्रेश होना था तो ठीक गाड़ी साइड लगाकर वो नीचे उतर गए। इसके बाद चाचा को वहां पर एक लड़की मिली जिसने कहा कि उसको थोड़ा आगे जाना है, क्या आप छोड़ देंगे। मेरे चाचा ने हाँ कर दिया। इसी बात पर लड़की ने चाचा को पान खाने को दिया। चाचा ने पान खाया कि इतने में ही चाचा का दूसरा साथी भी गाड़ी पर आ पहुंचा। इसके बाद तुरंत चाचा ने लड़की को आवाज दी कि आ जाइए, निकलना है। उसी वक्त चाचा के दोस्त ने चाचा के मुंह में पान देखा तो उसने पूछा कि ये पान आपको कहां से मिला। चाचा ने कहा कि उस लड़की ने दिया है। लड़की का नाम सुन के उसके होश उड़ गए क्योंकि उसको कोई भी लड़की नहीं दिखाई दे रही थी। इसके ऊपर से चाचा ने एक बात और कही कि उसको अभी गाड़ी में बैठाना है, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं। उसने कहा नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पूरे रास्ते भर चाचा उस लड़की से बात करते करते चले। उनका दोस्त बगल में बैठा घबराया जा रहा था। इसके बाद चाचा उस लड़की को अपने घर ले जाने की बात करने लगे तो ठीक चाचा की बात सुनकर उसने सोचा कि लड़की मान गई है। वैसे बता दूं कि चाचा शादीशुदा है। खैर घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। घर आकर चाचा की गैर मौजूदगी में उनके दोस्त ने पूरी फैमिली को जो कुछ हुआ वो सब कुछ बता दिया। इसके बाद चाचा को पूछने पर चाचा ने बताया कि मैं तो इसके साथ मजाक कर रहा था और ये पागल सच मान बैठा। इसके बाद सबकी जान में जान आई। फिर कुछ हफ्ते के बाद चाचा के हाथ जले हुए थे। चाची ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे दोनों हाथ क्यों जल गए। चाचा ने बात को टालते हुए कहा कुछ नहीं, तुम मेरे लिए चाय बना कर लाओ। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि चाचा बहुत गुस्से में है। चाची ने सोचा कि शायद कुछ काम का प्रेशर होगा, इसीलिए उन्होंने बात को आगे बढ़ाया नहीं। लेकिन दोस्तों डेली चाचा के शरीर पर चोट के निशान दिखते थे और चाचा चाची के ऊपर चिड़चिड़े होने लगे। इसके बाद चाची एक तांत्रिक के पास गई। यकीन मानिए उसने जो बताया सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि चाचा एक चुड़ैल के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और तो और वो चुड़ैल तुम्हारे घर में ही रहती है। और हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं कुछ भी करूं तो कल मरेगा तो वो आज ही मर जाएगा। वो तेरे पति को ले जाएगी। इस चीज को कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों चाची मायूस होकर घर आ गई और पूरे दिन इसी कश्मकश में रही कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब जो उनके दोस्त ने उस दिन बात बताई थी वो एकदम सच थी। उसी रात चाची ने चाचा को कहा कि उस दिन जो उसने बोला था वो बिल्कुल सच बोला था, तुमने ही झूठ बोला। ये बात सुनकर चाचा ने उस दिन चाची को बहुत बुरी तरीके से मारा। जिसके बाद अगले ही दिन से चाचा बीमार पड़ गए। बिस्तर से उठ पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। पर खैर उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इनके अंदर के सारे पुर्जे खराब हो गए हैं, अब इनको बचाना नामुमकिन है। डॉक्टर ने उनको थोड़ी ही देर में डिस्चार्ज कर दिया। दोस्तों शायद वो उस पान की वजह से हो रहा था। खैर चाचा को घर ले जाया गया। अगले दिन चाचा के गालों पर जला हुआ निशान दिखा। निशान देखकर चाची ने चाचा से कहा कि बोलो, अब तो सच बता दो कि आखिर ये निशान क्यों बनते हैं। दोस्तों उस वक्त हम सब के सब वहीं थे और चाचा ने जो बोला उससे तो हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि वो जब जब संबंध बनाते थे तो उनको बहुत दर्द होता था, लेकिन उस चुड़ैल की सुंदरता मुझे मोहित करती थी। बस इसीलिए मुझे चोट की परवाह नहीं होती। और हाँ एक बात और, आज उसने मुझे ले जाने की बात कही है, लेकिन मुझे तुझे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। किसी भी तरह मुझे बचा ले वरना वो मुझे ले जाएगी। इतना कहकर चाचा की सांस फूलने लगी। चाची को एहसास हुआ कि उनके साथ
कोई और भी बैठी है। उसी वक्त चाची जोरों से चिल्लाई कि तभी चाचा इस दुनिया से चल बसे। दोस्तों, ये कहानी आज से 1 साल पहले की है। सच कहूं तो कई बार इंसान मौत को खुद गले लगाता है, और जब धीरे धीरे मौत का फंदा कसता है तो सांसें अपना रास्ता बनाने की तलाश में शरीर छोड़ देती हैं। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी सोमा की कहानी। कहानी बहुत ही लाजवाब है। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त हो चुका है हमारी आज की दूसरी कहानी का। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं इस कहानी का नाम मानो या ना मानो देना चाहूंगा। मेरा नाम मोनीश है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, लेकिन अब मैं नोएडा में रहता हूं। लगभग 4 साल हो गए। मैं जब नोएडा आया था तो मैंने 1 साल कार चलाना सीखा। जब मैं पूरी तरह से सीख गया तब मैंने कार बुकिंग का काम शुरू किया। मैं बहुत अच्छे से पैसा कमा लिया करता था, पर एक दिन मेरे अंकल ने मुझसे कहा कि एक शादी अटेंड करनी है। अंकल ने मुझे एक तारीख दी, कहा कि 7 बजे करीब घर से निकलेंगे और तकरीबन रात के 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे, ताकि अगले दिन हम शादी अटेंड कर सकें। खैर दोस्तों, अंकल के दिए हुए एड्रेस पर मैं ठीक टाइम पर पहुंच गया। उनका पूरा परिवार कार में बैठा और सफर शुरू हो गया। उनका घर जरा मोहल्ले साइड में था, तो हमें मेन रोड से जाना था। वहां पहुंचते पहुंचते तो ठीक जैसे ही हम मेन रोड पर पहुंचे तो वो रोड बंद था। पता चला कि वहां पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है। आंटी ने कहा कि एक और रास्ता है, उधर से चलते हैं। हाँ, पर लेकिन रास्ता बहुत खराब है। जाना तो था ही। मैं उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो करने लगा। सफर चलता रहा और धीरे धीरे रात हो गई। मैं और अंकल दोनों आपस में बात करते करते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद अंकल भी सो गए। धीरे धीरे अंकल की पूरी फैमिली सो गई। मैं गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी देर चलाने के बाद ऐसा रास्ता आया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। खैर, मुझे अंकल को उठाना पड़ा। उन्होंने मुझसे कहा कि सीधा चलना है, ना लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल सीधा चलते रहना। इतना कहकर अंकल दोबारा सो गए। मुझे गाड़ी चलाते चलाते 3 घंटे हो गए थे। उसी बीच एक ऐसा रास्ता आया जो वी शेप में था, मतलब 2 तरह का रास्ता। मैं एक बार फिर से कंफ्यूज हो गया। उस वक्त अंकल का लड़का उठा हुआ था। मैंने उससे कहा कि भाई 2 रास्ते आए हैं, किस तरफ से जाना है। उस लड़के के हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी, वो भी सो चुकी थी। लड़के ने आंख मसलते हुए कहा, शायद कहीं ना कहीं वो भी कंफ्यूज था। उसने ऐसे ही कह दिया कि इधर जाना है। मैंने कहा, इधर जाना है मतलब अगर कहीं और चला तो फिर क्या होगा। पर खैर, मैंने सोचा मुझे क्या, मैंने वही रास्ता ले लिया। वैसे दोस्तों, एक बात थी, उनका लड़का बड़ा आलसी था। बीच बीच में उसे बहुत नींद आ रही थी और वो फिर से सो गया। पूरी फैमिली सो रही थी। गाड़ी चलाते चलाते मुझे भी नींद आ रही थी, लेकिन मैं जागता रहा, क्योंकि मेरा काम गाड़ी चलाना है और इन सब की सेफ्टी भी मेरे हाथों में ही है। लेकिन एक बात थी, इस रास्ते में एक गड़बड़ थी। ना तो उस रोड पर कोई लाइट थी, क्योंकि रास्ते में जहां से मैंने टर्न लिया था उस सड़क पर लाइट भी थी और कुछ गाड़ियां तो मुझे ओवरटेक भी कर रही थी, लेकिन इस सड़क पर तो ना लाइट और ना कोई गाड़ी। मुझे कुछ कुछ शक हुआ, क्योंकि ना कोई घर, कुछ भी नहीं, बस एक सिंपल सा रास्ता। सच कहूं तो गाड़ी चलाते चलाते मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अपना ध्यान अच्छा करने के लिए गाना चला दिया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर का डर खत्म नहीं हुआ। मन कर रहा था कि इनके लड़के को उठा दूं। मन में यही सवाल था कि उससे एक बार पूछूं कि भाई आपने गलत रास्ता तो नहीं बता दिया। लेकिन चलाते चलाते वो गड्ढे वाला रास्ता खत्म हो गया और कच्चा रास्ता शुरू हो गया। गाड़ी इस कदर उछलने लगी कि गाड़ी में बैठे सभी लोग तुरंत जाग गए। कहने लगे कि ये कैसे गाड़ी चला रहे हो। फिर मुझे एक तसल्ली हुई, लेकिन जब वो लड़का उठा और उसने मुझसे कहा कि हम लोग शायद गलत रास्ते पर आ गए, मैंने भी तुरंत कहा कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन ना चाहते हुए भी मैं गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद देखा कि दूर चांद की रोशनी जमीन पर रिफ्लेक्ट कर रही थी। मुझे लगा कि अरे वाह, चलो देखते हैं। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई और देखा वहां सिर्फ पानी ही पानी है। मैं एकदम घबरा गया कि अरे ये हम कहां पर आ गए। सबके सब गाड़ी से उतरे। देखा कि आगे पानी ही पानी है, बहुत बड़ी नदी का दरिया, बिल्कुल एकदम ठहरा हुआ पानी, ऊपर से चांद की रोशनी उस पर पड़ रही थी। सच कहूं तो एकदम खौफनाक रात थी।
वो मंजर कुछ ऐसा था, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। हम लोग जहां खड़े थे वहां की खामोशी काटने को दौड़ रही थी। खैर, सब के सब गाड़ी में बैठे। मैंने सेल्फ किया और रिवर्स गियर लगाया, लेकिन मिट्टी नमी होने के कारण गाड़ी रिवर्स नहीं हुई। उल्टा गाड़ी घुमाने के चक्कर में वहां पर और गड्ढा हो गया। नौबत इतनी आ गई कि सब लोग गाड़ी से उतरकर धक्का मारने लगे, लेकिन गाड़ी हिल तक नहीं पाई। थोड़ी ही देर में दूर दरिया के आगे ढोल बजना शुरू हो गया। उसकी आवाज इतनी अच्छी थी कि हम लोगों को अपनी ओर खींचने लग गई। सारी फैमिली का ध्यान उधर था। मैंने देखा कि वहां पर एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी, जैसे कोई शादी हो रही हो। उन सबको देखकर थोड़ी सी तसल्ली हुई। आंटी ने कहा कि चलो इस खौफनाक जंगल के आगे कोई तो मिला। पूरी फैमिली का ध्यान शादी पर था। मेरा ही बहुत मन था कि उस शादी में चला जाऊं, लेकिन गाड़ी को भी तो निकालना था। उसी बीच हमने देखा कि दूर शादी से 3 औरतें चलकर हम लोगों के पास आ रही हैं। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। जब वो ठीक हमारे पास आई तो देखा कि ट्रेडिशनल लिबास पहनी हुई थी। उन लोगों ने हमसे मसला पूछा तो हमने बताया कि हमारी गाड़ी फंसी हुई है। शायद हम गलती से गलत रास्ते पर आ गए, जिसके चक्कर में हम यहाँ फंस गए। उन 3 औरतों ने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो चलिए, हमारे घर शादी है, थोड़ा सा वक्त निकालें, वहाँ खाना भी खा लेना। बाकी हम मर्द को भेजते हैं, वो आकर आपकी गाड़ी निकालेंगे। दोस्तों, पूरा का पूरा परिवार मान गया, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने कहा कि आप लोग जाएं, मैं यहाँ गाड़ी पर ही ठीक हूँ। जैसे ही कोई आता है मैं गाड़ी निकालवाने में मदद करूँगा। धीरे धीरे फैमिली के सभी लोग चले गए। मैं अकेला गाड़ी में बैठा। यकीन मानिए, उस दरिया को देखकर मैं बता नहीं सकता। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी हुई थी। मैंने कुछ भुने हुए चने रखे थे। मैं धीरे धीरे उन्हें खाने लगा, मगर पता नहीं क्यों उस दरिया को देखकर इतना खौफ सा आ रहा था। उस पर पड़ती हुई चांद की रोशनी, पूछे मत। उसी वक्त मेरा ध्यान एक जगह गया, दरिया के एक कोने पर। मैंने देखा कि वहां से कोई सर निकाल कर मुझे देख रहा है। मुझे लगा शायद पत्थर भी हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि उसका सर तो दिख रहा है। उसे देखकर मैं चौंक गया। मुझे लगा कि आखिर ये कौन है। मैं गाड़ी से निकला और तुरंत भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी याद आया कि मैं गाड़ी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। और फैमिली, दिमाग ने मेरे काम करना बंद कर दिया। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। फिर देखा कि दूर से कोई आ रहा है। उस दरिया में कश्ती से कोई उसे चलाता हुआ आ रहा था। कश्ती एक किनारे जाकर रुकी। यकीन मानिए, बहुत लंबे लंबे आदमी उतरे। साथ में ढोल की आवाज पहले जैसी ही आ रही थी, जो कि पूरी खामोशी में गूंज रही थी। मैं जल्दी से भागकर गाड़ी के पास आ गया। मैंने हिम्मत करके गाड़ी में दोबारा सेल्फ मारा। फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसी बीच मुझे याद आया कि अंकल और उनकी फैमिली, मैं ऐसे उनको छोड़कर नहीं जा सकता। उसी बीच मैंने पाया कि मेरे गाड़ी को कोई नॉक कर रहा है। ध्यान से देखा तो पाया कि कोई धोती कुर्ता पहने आदमी था। सच बताऊं तो मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने बहुत हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। उसने पूछा क्या हुआ। मैंने उसे सारी बात बताई। मैंने उसे कहा कि मेरी फैमिली उस गांव में गई है। उसने कहा कौन सा गांव? यहाँ कोई गांव नहीं है, चलो मेरे साथ मेरे घर। मेरा घर यहीं पास में ही है। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूरी बात पूछी। फिर बताया कि यहाँ कोई गांव नहीं है। जिस जगह के बारे में तुम बता रहे हो, यहाँ एक अंग्रेजों का खंडर है, जो कि अब वीरान हो चुका है। सुनने में आया कि अब जिन्नात यहाँ बसते हैं। और चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी फैमिली आ जाएगी। ये लोग कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ डराते हैं। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। दोस्तों, ये सब सुनकर मेरी तो हालत खराब हो गई। उसी बीच किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने कहा कि लगता है वो लोग बुला रहे हैं। मैं भागकर उनके पास गया। आंटी ने कहा कि वाह, बहुत मज़ा आया, कितना लजीज खाना था, हम तुम्हारे लिए भी पैक करके लाए हैं। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। मैं गाड़ी में बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोगों के सर यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ फैमिली बहुत खुश थी। खैर, उस आदमी ने गाड़ी निकलवाने में मदद की। मैंने पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी। एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा कि कहाँ से आ रहे हो? मैंने उस जगह का नाम बताया। मुझे डरा हुआ देखकर उस आदमी ने कहा कि अरे, वो तो जिन्नात वाला गांव है, कहीं तुम वहीं से तो नहीं आ रहे? मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने बताया कि वो अंग्रेज़ों का खंडर था, लेकिन अब वहाँ जिन्नात बसते हैं। दोस्तों, परिवार वालों को तो मैं छोड़ ही चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने पेट्रोल भरवाया तो मैं सीधा अंकल के घर पहुंचा। मैंने कहा कि आप मेरा हिसाब कर दो। उन्होंने कॉर्पोरेट किया और मैं चुपचाप वहाँ से घर निकल आया। यकीन मानो दोस्तों, 10 दिन तक मैं डरा रहा। मैंने इसी चक्कर में ड्राइविंग भी छोड़ दी
और अब मैं गुड़गांव में एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, थी ना बेहतरीन कहानी। मैं मोनिश का दिल से धन्यवाद करता हूँ हमें इस तरह की बढ़िया कहानी भेजने के लिए। दोस्तों आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मैं आसाम की रहने वाली हूँ। ये कहानी 2019 की है, जब मैं लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में नई नई आई थी। पहले हम वहाँ मामा के घर में रहते थे। उनका 6 लोगों का परिवार था। जब तक अपना घर नहीं बना तब तक हम उन लोगों के साथ ही थे। खैर, फरवरी का महीना था, शायद तब थोड़ी थोड़ी ठंड थी। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। मैं उस वक्त फ्यूचर की स्टडी प्लान कर रही थी। लेकिन दोस्तों उसी दौरान अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रीज़न पता नहीं चल पाया। वजन बहुत गिर चुका था, मानो सिर्फ हड्डियां ही बची हो। मैं अक्सर माँ के साथ ही सोती हूँ। इसी तरह दोस्तों अचानक एक दिन मेरी नींद खुल गई। मैंने फील किया कि मेरे तकिए को कोई नुकीला हाथ नोच रहा है। मैंने जैसे ही देखने की कोशिश की कि मानो पलक झपकते ही गायब हो गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन हर रोज यही सब होने लगा। एक अजीब सा हाथ आता और कंबल या तकिया खींचने लगता। मैं जब नोटिस करने की कोशिश करती तो हाथ अचानक गायब हो जाता। दोस्तों हाथ मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले मुझे भी लगता था कि शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन मैं नींद से उठी। मैंने फील किया कि मेरे तकिए को कोई नुकीला हाथ नोच रहा है, धीरे धीरे खींच रहा है। उस वक्त डिम लाइट रोशनी में मैंने धीरे से देखने की कोशिश की तो पाया कि एक हाथ जो दिखने में इंसानी था, एकदम हाथों की उंगलियां, बिल्कुल इंसान, लेकिन उसके नाखून बहुत नोकीले थे। वो हाथ ठीक रजाई को खींच रहा था। मैंने एकदम क्लियरली देखा। उस दिन मैं एकदम से चिल्ला पड़ी। सब लोग तुरंत उठ गए और लाइट जलाकर हर जगह देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। वैसे ये बात मैंने घर पर पहले भी बताई थी कि कोई ना कोई रात को तकिया या रजाई खींचता है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया था। खैर, इसके अगले दिन करीब रात के 1 से 1:30 बजे के बीच मेरी अचानक आंख खुली। मैंने पाया कि वो चीज मेरा हाथ पकड़कर कुछ मार कर रहा था नाखूनों से मेरी कलाई पर। मैंने तुरंत हाथ हटा के चिल्ला दिया। दोस्तों सच में ये सब रियलिटी में हो रहा था, कोई वहम नहीं था मेरा। इसके अगले दिन मैंने जगह चेंज करके मेरी जगह पर छोटी मामी को सुला दिया, वो भी ठीक उनकी सहमति से, ये देखने के लिए कि कोई आता है या नहीं। दोस्तों उस दिन भी वो आया और छोटी मामी के कपड़े भी खींचने लगा। वो बहुत ज्यादा डर गई। उस रात भी नींद खराब हुई। सब इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। दोस्तों इसके बाद हम सब एक बाबा के पास गए। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा कि वो चीज पानी में रहने वाला नेगेटिव एनर्जी है जो कि मेरे ऊपर हावी हो गया था। शाम के वक्त नदी या तालाब के किनारे पर रुकने की वजह से बाबा ने काले रंग का धागा दिया मंत्र पढ़कर। मैंने जैसे ही वो धागा पहना तो इसके 1 हफ्ते तक सब कुछ सही चला। दोस्तों उस चीज के अटैक करने के दौरान मुझे बहुत गंदे सपने भी आते थे। मतलब मेरे सपने में मुझसे कोई फिजिकल रिलेशन बनाने आता था, लेकिन जब से ताबीज पहना तब से एकदम ठीक था। 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन ये सिलसिला फिर से शुरू हो गया। मैं दोबारा डर गई। इसके 2-4 दिन बाद एक दूसरे अंकल थे हमारे, वो भी विद्या में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया। सच कहूं तो उसको लेने के बाद से समस्या का हल हुआ है। नहीं मालूम वो छलावा था कि क्या, ये बस एक रहस्य है। सच कहूं तो आपको ये सुनने में बनावटी कहानी लगेगी, पर जिनके साथ घटी है वही महसूस कर सकता है। माफ कीजिएगा, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, मगर इनकी कहानी बहुत ही लाजवाब थी। नहीं मालूम इन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि जिसके बाद से इनके साथ ये सब हुआ। अगर आपको इस बारे में जरा सा भी पता हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मैं आसाम का रहने वाला हूं। मेरा एक दोस्त शिलोंग पर रहते हैं। एक दिन मैं उसके वहां पर गया था काम करने के लिए। फिर हम लोग जहां काम करते थे वहीं पर रहते भी थे। हम दोनों दोस्त हजीरा का काम करते थे। ठीक मेरे दोस्त का बड़ा भाई वो मिस्त्री था, वो भी ठीक हमारे बगल में ही रहते थे।
हम लोग पूरा दिन काम करने के बाद रात के वक्त इधर उधर घूमते थे, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। इसके बाद जब हमें सोना होता था तो हम दोनों एक साथ सोकर हॉरर मूवी देखते थे। सच कहूँ तो मुझे रात को बहुत डर लगता था, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके देखता था क्योंकि मज़ा भी तो आता था। एक दिन रात को तकरीबन 2 बजे करीब मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई चल रहा है। ये बात सुबह मैंने अपने दोस्त से कही। उसने कहा कि क्या भाई तुम भी कैसा मजाक करते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तो तुम हॉरर मूवी देखते हो इसीलिए तुम्हें सब कुछ ऐसा ही दिखता है। मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं एकदम सच कह रहा हूँ, लेकिन उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। इसके अगले दिन जब हम मूवी देख रहे थे उस दिन मैं जल्दी सो गया क्योंकि उस दिन काम ज़्यादा था तो थकान बहुत ज़्यादा लग रही थी। इसलिए मैंने कहा कि भाई तुम देखो, मैं सोता हूँ। एक बात और बता दूँ कि मेरे दोस्त का भाई शराब बहुत पीता है। उस दिन हुआ यूं कि हम सो गए थे कि उसका भाई हमारे रूम पर आके बोला, कहने लगा कि आज मैं भी तुम लोगों के साथ सोऊंगा। हमने कहा ठीक है सो जा। उस वक्त मेरा दोस्त मूवी देख रहा था और मैं ठीक सो गया था। हाँ, पर मैं पूरी तरह नहीं सोया था, मतलब नींद बस आने को ही थी। उसी वक्त अचानक मेरे दोस्त का भाई मेरा कंबल उठा के बोला कि तुम दोनों मुझे मारने की साजिश कर रहे हो। उसकी बात सुनकर हम हंसने लगे। हमने सोचा कि रोज दारू पीता है, आज नहीं मिली तो उनका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन दोस्तों बात कुछ और थी। इसके थोड़ी ही देर बाद वो अकेले अकेले घर के कोने पर देखकर किसी से बातें कर रहा था। कभी वो हिंदी में बोलता तो कभी असम की भाषा, और कई बार तो कुछ अजीब ही बोलने लगता। दोस्तों सच कहूँ तो उसकी ये हरकत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेरे दोस्त का भाई बिल्कुल नहीं डरा। उसने अपने भाई को चिल्ला के बोला कि तू जा यहाँ से, अपनी जगह पर जाकर सो, हमें डिस्टर्ब मत कर। उसने कहा कि ठीक है, अब मैं सोता हूँ, कुछ नहीं करूँगा। सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने दोबारा कुछ कहना शुरू किया। कहने लगा कि दीदी मुझे मत मार, मुझे मत मार, बार बार यही बोल रहा था। साथ ही अचानक रोने भी लगा। इसके बाद मेरे दोस्त ने बहुत गुस्से से बोला कि तू यहाँ से जाएगा कि नहीं, सोना है तो चुपचाप सो जा वरना निकल यहाँ से। दोस्तों सच बताऊं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसके बाद वो एकदम चुपचाप हो गया। बहुत देर तक ऐसे ही चुपचाप रहा, कुछ भी नहीं बोला। यही कोई रात के 2 बज गए थे। वो अचानक नींद से ऐसे उठा और बोलने लगा कि भाई मुझे बचा, मुझे बचा भाई, ये मुझे खींच कर ले जा रही है, मुझे बचा ले। वो अचानक से रूम के बाहर भाग गया और पता नहीं 1 मिनट में ही वो छूमंतर हो गया। फिर हम दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगे, लेकिन कहीं नहीं मिला। इसके अगली सुबह देखा कि बिंदास आ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे मालूम ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। मैंने तो उसके साथ रहने से ही मना कर दिया। वैसे तो वो होश में एकदम ठीक था, मगर नहीं मालूम दोस्तों उसने उस रात ऐसा कौन सा नशा किया था कि समझ में नहीं आया। खामखा उसने मुझे भी डरा दिया। को बता दूं कि मैं असम के मनकचर सिटी से हूँ और मेरा दोस्त शिलोंग के नोंगपो टाउन के हैं। मेरा नाम अमानत हुसैन है और मेरे दोस्त का नाम आमिर हुसैन, और जिस भाई ने हरकतें की उसका नाम बाबू इस्लाम है। ये कहानी 2020 में हुई थी। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी बड़ी ही अजीब कहानी। वाकई अगर कोई इंसान घर के अंदर ऐसा करे और सामने वाले को उसके बारे में बिल्कुल भी ना पता हो तो सोचिए उसका रात काटना कितना भारी होता होगा। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब वक्त हो चुका है हमारे आज के छोटे किस्से का। आखिर में जाते जाते मैं आपको इसे सुनाया चलता हूं। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम ओम तिवारी है और मैं गुजरात में सूरत में रहता हूं। मेरे साथ ये घटना करीब 4-5 साल पहले हुई। मुझे और मेरे दोस्तों को खाने पीने का बहुत शौक था। हम ठीक एक दिन रात में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। हमने तय किया कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, कुछ भी खा लेंगे। हम करीब 10:11 के आसपास घर से निकले। हमारी सोसाइटी के ठीक सामने एक रेलवे फाटक था, जिसके सामने 2 रूट थे, एक दाएं और एक बाएं ओर। हमने फाटक के पास से कुछ खाने का सामान लिया और फिर घूमते घूमते मेरे एक दोस्त को प्यास लग गई। हम लोग वहां से काफी दूर निकल चुके थे, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर हमने वहां पर एक स्टॉल देखा, जहां पर एक बूढ़ी दादी
सफेद कलर की साड़ी पहनकर बैठी हुई थी। मेरा दोस्त पानी की बोतल लेता है और हम घूमते घूमते थोड़ा और आगे जाते हैं। इसके बाद जब हम वहां से वापस लौटे तो वो स्टॉल हमें दिखा ही नहीं। हमें लगा कि शायद अंधेरा हो गया है, तो शायद क्या पता आगे हो। सच कहूं तो वो स्टॉल हमें दूर दूर तक कहीं नहीं दिखा, लेकिन वो बुढ़िया हमें अचानक से दिखी। उस वक्त उसके बाल खुले थे। उसे देखकर हम इतनी तेज भागे कि अभी भी हम उस फाटक पे जाने से डरते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत लोग मारे गए हैं। दोस्तों यकीन कीजिए, सच में ये एक वास्तविक घटना है तो छोटी, मगर जो हमारे साथ हुआ हमने आपके साथ वही साझा किया है। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद है आपको ये सभी कहानियां जरूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।